हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय एजुकेशन चैनल प्रभावी एजुकेशन। अब सबका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज चल रही है उसका ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस पे एक लेक्चर आज होने वाला है। ये पार्ट 2 हमने स्टार्ट कर दिया है। पार्ट 1 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। पार्ट 2 इज़ अबाउट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो इसके कंटेंट्स देख लेते हैं। कंटेंट्स इज पार्लियामेंट्री सिस्टम। वी विल डिस्कस दिस इन दिस वीडियो ओनली। इसी वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, ये इसको हम जान लेंगे। ठीक है। द नेक्स्ट विल बी फेडरल सिस्टम। देन फर्दर विल बी सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देन इंटर स्टेट रिलेशंस, आपस में स्टेट्स का रिलेशन कैसा है, क्या प्रावधान है, and emergency provision. So these are the contents related to part 2 of our constitution, which we are covering Indian polity system of government. Okay, so before this I would say कि इसके पहले अगर की वीडियो नहीं देखी है वो सारी वीडियोस देख लीजिए। दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट। एक सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। एंड आफ्टर कंप्लीशन आई विल बी ऑल्सो प्रोवाइडिंग द PDF, सो PDF यू विल बी गेटिंग, डोंट वरी। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आगे बढ़ते हैं। सो पार्लियामेंट्री सिस्टम वी आर गोइंग टू डिस्कस। वी विल डिस्कस पॉइंट वाइज। फर्स्ट पॉइंट हियर इज आर्टिकल 74 एंड 75। सी एवरीथिंग जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो या फिर फेडरल सिस्टम हो, इनके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। आर्टिकल्स इसमें है, इसमें बेसिकली आर्टिकल्स में प्रावधान है। तो आर्टिकल 74 एंड 75 डील करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल, एंड आर्टिकल 163 एंड 164 एट द स्टेट लेवल। तो ये चार आर्टिकल्स हैं जो कि डील करती हैं सेंट्रल लेवल पे। पार्लियामेंट्री सिस्टम को डील करता है कौन, 74 एंड 75। इससे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि आप जान लो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हम दोनों लेवल पे हम फॉलो करते हैं। वो चाहे स्टेट लेवल पे हो, हम वहाँ भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस डील करते हैं, उससे डील करते हैं। एंड दूसरा सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नेंस होती है वो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ही होती है। देखिए, मेजर पार्ट में अगर बात करें तो जो वर्ल्ड में जो गवर्नेंस का सिस्टम फॉलो किया जाता है वो पार्लियामेंट्री प्लस प्रेसिडेंशियल, दो ही बहुत इम्पोर्टेंट सिस्टम है जिनको फॉलो किया जाता है। प्रेसिडेंशियल को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, प्रेसिडेंशियल एंड सेमी प्रेसिडेंशियल। ठीक है। तो वैसे तो तीन है लेकिन ब्रॉडली दो ही है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। इन दोनों में अंतर होता है, इनके स्ट्रक्चर में, इनके पावर्स में सेपरेशन, जो इनके ऑर्गन्स हैं उनके पावर में सेपरेशन, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बड़े ही ध्यान से, बहुत ही शांति से सुनना। तो ये चार आर्टिकल याद कर लो। अगर सेंटर की बात है पार्लियामेंट्री सिस्टम तो 74 एंड 75। स्टेट लेवल पे बात है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की तो 163 एंड 164 स्टेट्स के लिए। देन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में एक्सिक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पे क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में एक्सिक्यूटिव, देखो सरकार के तीन ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तीन ऑर्गन्स गवर्नमेंट की होती हैं, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी। तीन ये ऑर्गन है सरकार की, यही सरकार को चलाती हैं, तीन ऑर्गन होती हैं। एंड जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, जो कि एक टाइप है गवर्नेंस का, वहाँ पे लेजिस्लेचर और एक्सिक्यूटिव इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मतलब एक दूसरे के काम में इनका वर्क इंटरडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इंटरडिपेंडेंट। और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होता है वहाँ सेपरेशन होता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो ये हमेशा ध्यान में रखना, आगे बताऊंगा, डोंट वरी। तो एक्सिक्यूटिव यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर का। क्यों? क्योंकि देखिए, जो एक्सिक्यूटिव कौन होते हैं, एक्सिक्यूटिव बेसिकली बात करें तो मिनिस्टर्स होते हैं। PM विथ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, PM विथ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये होता है बेसिकली एक्सिक्यूटिव। ठीक है, प्रेसिडेंट भी एक्सिक्यूटिव के पार्ट होते हैं। इनफैक्ट अगर बात करें ब्यूरोक्रेसी की, वो भी
एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। तो ये सारे लोग एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, अब जो अगर बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पीएम को लेकर, तो ये सब क्या होते हैं? ये सब लेजिस्लेचर ही होते हैं, मेंबरशिप लिया होता है इन्होंने। लोकसभा में अरे एमपी होते हैं तभी तो ये मतलब मेजोरिटी पार्टी के होते हैं और उनमें से ही चुने जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पीएम क्या करते हैं? पीएम लीडर होते हैं, ठीक है, पीएम लीडर होते हैं और अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुनते हैं और मतलब एडवाइस करते हैं। प्रेसिडेंट बेसिकली अपॉइंट करते हैं, लेकिन पीएम के ही एडवाइस पे अपॉइंट किया जाता है। तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही तो होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इसलिए रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं लेजिस्लेचर के। दे आर पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर ओनली एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर ऑल्सो। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है ये सब इस टाइप की गवर्नेंस। आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है? एग्जीक्यूटिव इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। यहाँ पे बिल्कुल अलग अलग काम करते हैं। देखिए ऑर्गन्स वहाँ पे भी सेम ही होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, लेकिन यहाँ पे ये दोनों सेपरेट काम करते हैं। तो पावर ऑफ सेपरेशन एक इम्पॉर्टेंट फीचर है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस का। नेक्स्ट पॉइंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं, या वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। वेस्टमिंस्टर मॉडल बेसिकली ब्रिटेन से लिया गया है। ये बेसिकली ये जगह है ब्रिटेन में जहाँ पे जब डिसाइड हुआ था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कैसे होगा, क्या होगा, तो यही वो जगह है। तो इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं बिकॉज ऑफ द प्लेस जहाँ पे ये काम हुआ था। एंड ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, या फिर इसको और भी नाम दिया जाता है कैबिनेट गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, ये फेमस कहाँ कहाँ है? ये फेमस है ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन में, जापान में, कनाडा में और इंडिया में। ये 4 जगह पे, और कुछ और भी एंड सो ऑन, कुछ और भी कंट्री हैं जहाँ पे ये फेमस है। तो मेजर जो कंट्रियाँ हैं ब्रिटेन, जापान, कनाडा एंड इंडिया, ठीक। देन जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होता है उसको नॉन रिस्पॉन्सिबल और नॉन पार्लियामेंट्री गवर्नेंस या फिर फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम भी कहते हैं। ये फेमस है यूएसए, ब्राज़ील, रसिया, श्रीलंका वगैरह में। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होता है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को ये मानते हैं एज ए प्राइमस इंटर पेयर्स, जिसका मतलब होता है फर्स्ट एमंग द इक्वल्स, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट एमंग द इक्वल्स मतलब सभी तो एमपी ही हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उनको फर्स्ट एमंग द इक्वल्स कहा जाता है। वो लीडर भी होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर्स का जो पावर है, इन्फ्लुएंस एंड पोजीशन है, ऐसा ऑब्जर्व किया जा रहा है कंटिन्यूसली ये इंक्रीज कर रहा है। इट हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली विद द कैबिनेट, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट भी कहते हैं इस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को, प्राइम मिनिस्टेरियल गवर्नमेंट भी कहते हैं। बिकॉज आप देख लो ना इंडिया में प्राइम मिनिस्टर कितने पावरफुल हैं, जो चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर वही होता है। बिकॉज ही इज़ द लीडर ऑफ कैबिनेट ऑल्सो, ही इज़ द लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑल्सो, ओवरऑल ही इज़ द लीडर ऑफ इनफैक्ट लोकसभा ऑल्सो। वो लीडर है ही, तो कोई डाउट नहीं है। तो बहुत ज़्यादा पावर दिया जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में प्राइम मिनिस्टर को। प्रेसिडेंट बस नॉमिनल हेड है, वो बस नाम के हेड हैं और उन्हीं के नाम पे सब कुछ, सारे डॉक्यूमेंट साइन होते हैं, सारे एक्ट बनते हैं उन्हीं के नाम पे। सेरेमोनियल हेड कह सकते हो, नॉमिनल हेड कह सकते हो, बाकी उनके पावर वैसे कुछ नहीं है, सब कुछ प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। अब बात करेंगे कि फिर कुछ फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, क्या क्या फीचर हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के। नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव यहाँ पे होता है। जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है उसका एक फीचर है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव दोनों होते हैं। जैसे कि इंडिया की बात करें जहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, तो जो प्रेसिडेंट है अभी हमारे, मान लो रामनाथ कोविंद है, तो रामनाथ कोविंद बस एक नॉमिनल हेड है जिसको डी ज़्योर एग्जीक्यूटिव और टाइटुलर एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेज में। नॉमिनल हेड का मतलब ये है कि इनके नाम पे सारे एक्ट साइन होते हैं, इनके नाम पे ऑर्डिनेंस, सारी कार्रवाई इनके नाम पे ही होती है। इनफैक्ट जो गैजेटेड ऑफिसर्स की बहाली होती है उनका गैजेट निकलता है, उसमें भी प्रेसिडेंट का ही साइन होता है। तो प्रेसिडेंट वैसे तो हेड हैं, सब कुछ इन्हीं के नाम पे होता है, लेकिन ये नॉमिनल हेड है, एक्चुअल पावर इनको नहीं है। एक्चुअल पावर फिर किसको है? तो प्राइम मिनिस्टर को। ही इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। ऐसा आर्टिकल 74 में ऐसा मतलब हमारे यहाँ सिस्टम है, होता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में जनरली होता है, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं।
एंड जो आर्टिकल 74 है वो कहता है कि देयर मस्ट बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस। तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, ठीक है, उसको हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर, और वो मदद करेंगे प्रेसिडेंट के काम में, प्रेसिडेंट के काम में एड करेंगे, एडवाइस करेंगे, एड एंड एडवाइस। लेकिन ये जो एड एंड एडवाइस शब्द है ना भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट है, दिस इज बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। मतलब अगर एक बार ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हेड जिसको हेड करते हैं, बोल दे कि भाई ये एडवाइस हमने दिया है, तो उस वो एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगा, मतलब उसके अगेंस्ट वो नहीं जा सकते, उस एडवाइस को उनको एक्सेप्ट करना ही होगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर है नहीं, वो बस नॉमिनल हेड है, रियल एग्जीक्यूटिव नहीं है। मेजोरिटी पार्टी रूल होता है, एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में। लोकसभा गवर्नमेंट फॉर्म करती है, ठीक है, वहाँ पे वही सरकार, वही पार्टी सरकार बनाती है जिसकी मेजोरिटी है, जिसने मैक्सिमम सीट्स लिया हुआ है, मेजोरिटी जिसके पास है उसी की सरकार बनती है। एंड लीडर होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और उस जो सरकार बनती है उसके लीडर डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। एंड अदर जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ही, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। हमेशा याद रखना, प्राइम मिनिस्टर ही अपने मिनिस्टर्स को चुनते हैं, किसको क्या कैबिनेट देना है वो प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करते हैं, और कोई डिसाइड नहीं करता है। प्रेसिडेंट बस अपॉइंट करते हैं उनको, बट एडवाइस रहता है उसमें प्राइम मिनिस्टर का। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस मतलब प्रेसिडेंट को करना ही करना, ठीक है। लेकिन एक और केस होता है, सपोज अगर मेजोरिटी पार्टी नहीं, सीटें इस तरीके से डिवाइडेड हैं कि किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है, जो कि एक्चुअली 1989 के बाद हुआ था। 1989 के बाद मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता था कि किसी भी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं आती थी। तो उस समय की जो सरकारें बनी, राइट फ्रॉम वीपी सिंह गवर्नमेंट से लेकर आगे जो भी कई सारी 2004 तक, जब कांग्रेस फिर से वापस आई थी, यूपीए 1, उस समय तक ऐसा था कि कोलिशन गवर्नमेंट बनती थी, मतलब मिली जुली सरकार होती थी, कई सारी पार्टियों का मिश्रण होता था। तो वैसे केस में क्या होता है, कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है, वहाँ पे भी होता क्या है कि जब मेजोरिटी नहीं होती तो प्रेसिडेंट के पास एक पावर होता है, वो एडवाइस, वो इनवाइट करे कि भाई कोई तो आओ, मिलजुल के आओ, मेरे पास आओ और क्लेम करो कि हमें सरकार बनाना है। तो वहाँ पे कोलिशन, कई सारी पार्टियों का मिश्रण बनता है, और वो एक ही सेम एजेंडे पे एग्री करती हैं कि भाई चलो हम लोग इस एजेंडे पे काम करते हैं। डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ की पार्टियां होती हैं, और कई बार गिरती भी हैं सरकारें, कोलिशन गवर्नमेंट खूब गिरती हैं। तो वो बेसिकली क्लेम करते हैं और प्रेसिडेंट उनको सरकार बनाने की परमिशन देते हैं। तो ये दो कंडीशन है, एक तो मेजोरिटी होती है तब, और दूसरा जब मेजोरिटी नहीं होगी तो कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है, ये बेसिकली बेडरॉक प्रिंसिपल माना जाता है, बहुत ही की प्रिंसिपल है ये। इसलिए है क्योंकि देखिए, हमारी देश जब हमारा आज़ाद हुआ था और हम जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो एक्चुअली कई लोगों ने बोला कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस अच्छा होगा, लेकिन वहाँ पे ये देखा जा रहा था कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो एक ही व्यक्ति के हाथों में चली जा रही थी। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि प्रेसिडेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं वहाँ पे, और सारी पावर्स लगभग उन्हीं के पास निहित होती हैं। वहाँ पे क्या होता है, पर्सनालिटी कल्ट का खतरा रहता है कि प्रेसिडेंट क्या करेंगे क्या नहीं। जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल पोस्ट है, जो प्रेसिडेंट चाहता है वही होता है। तो जैसे अभी के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, आप मुझे बताना कैसे लगते हैं आपको कमेंट सेक्शन में। तो मतलब वहाँ पे क्या है कि बहुत पावरफुल, मतलब सारे पावर्स एक ही हाथ में निहित हो जाते हैं। और ये ऐसा उस समय जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस पे विचार कर रही थी कि भाई ऐसा करें क्या। तो उन्होंने सोचा कि नहीं यार, हमारी कंट्री बहुत डाइवर्सिफाइड है, एंड अगर पावर एक ही के हाथ में दे दिया जाए तो खतरा है, बहुत खतरा है। डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, बहुत डाइवर्सिफाइड हैं। तो पर्सनालिटी कल्ट से बचने के लिए हमने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को चुना। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एक की फीचर है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में। होता क्या है इसमें
इसमें मिनिस्टर्स कलेक्टिवली, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए इन जनरल एंड लोकसभा इन पार्टिकुलर। ये आर्टिकल 75 भी कहता है। तो लोकसभा में जो लेजिस्लेचर है, लोकसभा पूरा लोकसभा में जितने भी एमपी हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो चाहे तो मिनिस्ट्री को रिमूव भी कर सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए चाहिए वोटिंग होती है और यहाँ पे वोटिंग में मेजॉरिटी होना चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होना चाहिए और तभी पास होता है जब बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी वाले लोग अगेंस्ट में, मिनिस्ट्री के अगेंस्ट में वोट देते हैं, तब जाके सरकार गिर जाती है। तो ये पावर है कि भाई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के होने की वजह से एक्सिक्यूटिव हमेशा झुक के रहता है, लेजिस्लेचर की बात सुननी पड़ती है वहाँ पे। अगर लेजिस्लेचर की बात ना सुने तो एक्सिक्यूटिव जो चाहे वो करे, तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए ठीक नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं हमारे, बहुत डाइवर्सिफाइड कंट्री है, एक भी बंदा छूटना नहीं चाहिए, ऐसा सोच के ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। हालांकि छूट जाते हैं अलग बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल होमोजिनिटी। पॉलिटिकल होमोजिनिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो सेम पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं डेफिनेटली। अब जैसे अभी सरकार है तो चाहे एनडीए है, एनडीए जैसे है तो एनडीए में पहले से ही एग्रीमेंट है, बीजेपी प्लस अदर्स जो हैं, अदर पार्टियां हैं, उसमें एग्रीमेंट है पहले से ही, एंड वो उनमें होमोजिनिटी है, सेम पॉलिटिकल पार्टी का मान सकते हो आप उसमें, है ना। क्योंकि मान लो एनडीए है तो सेम आइडियोलॉजी के लोग हैं, सेम पॉलिटिकल होमोजिनिटी है। तो इसमें क्या होता है कि सेम थिंकिंग से ये लोग आते हैं, और इससे क्या होता है, सेम थिंकिंग के लोग होने से विवादें कम होती हैं, विवादें कम होती, सरकारें स्मूथ चलती है। अगर मान लो ऐसा ना हुआ कि कोई मेजोरिटी आई, मेजोरिटी नहीं मिली इलेक्शन में, तो कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। कोलिशन गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं कंसेंसस बना के ही लोग आते हैं, बाउंड बाई कंसेंसस, मतलब कि वो आपस में सहमति करके ही आते हैं कि भाई हम लोग इस एजेंडे पे काम करेंगे। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हो, कर्नाटका का देख सकते हो। कर्नाटका में शुरू में इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी को अभी रिसेंटली उनको मेजोरिटी नहीं मिली थी, तो जनता दल ने वहाँ पे सरकार बनाई थी। एंड वो सरकार बेसिकली कोलिशन पे बनी थी। कोलिशन में उसमें कांग्रेस थी और कुछ और भी लोग थे। तो उन्होंने एक कंसेंसस बनाया, हालांकि उनकी सीटें 32-35 के आसपास ही थी, एंड कांग्रेस की भी अच्छी खासी सीटें थी। लेकिन सीएम बने थे एचडी देवगौड़ा के लड़के कुमारस्वामी, एंड ये इसलिए था क्योंकि कंसेंसस हुआ था वहाँ पर। तो दे आर बाउंड बाई कंसेंसस, तो सेम पॉलिटिकल होमोजिनिटी। और दिक्कत होती है तो सरकारें गिर भी जाती हैं, ऐसा भी होता है। नेक्स्ट है डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप का मतलब ये है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो दोनों के मेंबर होते हैं। मिनिस्टर्स जो होते हैं बेसिकली वो लेजिस्लेचर के भी पार्ट है, वही मिनिस्टर बनता है जो कि मेंबर है लेजिस्लेचर का, या फिर जो मेंबर नहीं है वो 6 महीने तक मिनिस्टर बना रह सकता है, लेकिन उसको मेंबरशिप लेनी होती है ईदर ऑफ द हाउसेस। या तो राज्यसभा का मेंबरशिप ले ले, 2 हाउसेस है हमारे यहाँ, राज्यसभा जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, अपर हाउस भी बोलते हैं, लोकसभा जिसको लोअर हाउस बोलते हैं, या फिर हाउस ऑफ पीपल्स भी बोलते हैं। तो ये 2 हाउसेस हैं, तो किसी ना किसी हाउस का मेंबर होना है, तभी आपको मिनिस्टर बनाया जाएगा। अगर आप दोनों में से किसी के मेंबर नहीं हो तो हो सकता है कि आपको मिनिस्टर बना दिया जाए, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको या तो लोकसभा का मेंबरशिप लेना है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि इलेक्शन तो 5 साल में होते हैं, या फिर सरकार गिरती है तब होते हैं, और या तो फिर आप राज्यसभा का मेंबरशिप ले लो। तो कई बार ऐसा हुआ है, जैसे कि अरुण जेटली का एग्जाम्पल। अरुण जेटली जो 16th, जो इससे पहले वाला जो इलेक्शन हुआ था, अभी NDA 2 है, बीजेपी 2 है, बीजेपी 1 में अरुण जेटली हार गए थे, तो उनको राज्यसभा का मेंबरशिप मिला था और वहाँ से वो मिनिस्टर फिर बनाया गया, उनको फाइनेंस मिनिस्टर थे। हालांकि काफ़ी दुखद है कि अब वो दुनिया में नहीं है। एनीवे, तो ये सारी बातें हैं। तो डबल मेंबरशिप होना ज़रूरी है, होता है। इनफैक्ट मिनिस्टर्स लेजिस्लेचर के भी पार्ट होते हैं, एग्जीक्यूटिव के भी पार्ट होते हैं।
एंड जो नहीं है, मान लीजिए पार्लियामेंट का पार्ट मेंबर नहीं है, एमपी नहीं है, उसको 6 महीने तक ही मिनिस्टर बना के रखा जा सकता है। 6 महीने में अगर उन्होंने ले लिया मेंबरशिप तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो उनको छोड़ना पड़ेगा मिनिस्टर का पोस्ट। द नेक्स्ट है लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का लीडरशिप रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लीडर होते हैं, पार्लियामेंट के लीडर होते हैं, एंड पार्टी एक्सेप्ट मतलब पार्टी इटसेल्फ उसके भी लीडर होते हैं, द पार्टी इन पावर। बिकॉज एग्जाम्पल के तौर पर देखिए तो नरेंद्र मोदी साहब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लीडर हैं ही, मिनिस्टर्स उनके इशारों पे काम करते हैं। पार्लियामेंट के लीडर भी हैं, बिकॉज डेफिनेटली लोकसभा के लीडर होंगे ही, कोई डाउट ही नहीं है। देन पार्टी इन पावर, बीजेपी के लीडर हैं ही, तो लीडरशिप रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्राइम मिनिस्टर का। देन नेक्स्ट जो फीचर है वो डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। ऐसा हो सकता है कि जो लोकसभा है उसको डिसॉल्व कर दिया जाए बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखिए अगेन प्रेसिडेंट को इतना पावर नहीं है खुद से कुछ भी कर सके। जब भी वो कुछ करना होता है, डिसॉल्व करना हो, मतलब डिसॉल्व मतलब डिसॉल्व मतलब कि जो लोअर हाउस है उसका समय से पहले उसको विघटन मतलब उसको ख़त्म कर देना। तो ये डिसॉल्व करने का जो पावर है वो प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जब चाहें तो रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि भाई कहीं ना कहीं डिसॉल्व करना पड़ेगा लोअर हाउस को। एंड एक्सिक्यूटिव यहाँ पे इस केस में इंजॉय करता है द राइट टू द लेजिस्लेचर डिसॉल्व इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो एक्सिक्यूटिव को यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पावर है, वो जब चाहे मन करे उनका वो डिसॉल्व करवा सकते हैं, फ्रेश सिलेक्शन करवा सकते हैं। तो ये बात है, ये भी फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर है। देन सेक्रेसी एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस का। यहाँ पे मिनिस्टर्स जो ऑपरेट करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो काम करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेक्रेसी ऑफ प्रोसीजर। वो कुछ नहीं बताते किसी को भी। एंड जब उनको ओथ एडमिनिस्टर कराया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जो भी मिनिस्टर हैं उनको ओथ कौन एडमिनिस्टर कराता है, तो प्रेसिडेंट कराता है। तो जब वो ओथ लेते हैं, सेक्रेसी का ओथ लेना पड़ता है उनको, एंड वो पूरा ओथ लिख के साथ आते हैं। पार्लियामेंट के काम को वो कहीं उजागर नहीं कर सकते हैं। दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेक्रेसी। तो ये सारी बातें हैं, ये सारे फीचर्स थे जो पार्लियामेंट सिस्टम के थे। अब बात करेंगे कि क्या क्या फीचर्स हैं जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के होते हैं। हालांकि हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस ही है, लेकिन इवेल्युएशन के लिए, जानकारी के लिए, एंड अभी डिबेट भी चल रहा है 1917 के बाद कि क्या हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को हटाकर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेना चाहिए। तो इन सब कारणों की वजह से हमें जानना जरूरी है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स क्या क्या होते हैं। अब ये आपने जो देखा था वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस का फीचर था। तो जस्ट एक एग्जांपल से ही समझना होगा कि जैसे इसका अच्छा एग्जांपल यूएसए बनता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हैं वो दोनों बोथ द हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, मतलब वो सेरेमोनियल हेड भी हैं, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट हैं तो वो भी हैं, और साथ में वो गवर्नमेंट के भी हेड हैं। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट ही हेड होते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, यहाँ पे हमारे केस में क्या था कि जो पीएम है उनके पावर्स एक्सक्लूसिव है, बहुत ज़्यादा है। प्रेसिडेंट बाइंडिंग है उनके ऊपर, उनके एडवाइसेस के ऊपर, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइसेस, जिसके लीडर हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में जो प्रेसिडेंट है वो बहुत पावरफुल होता है, उनके पास दोनों पावर है, हेड ऑफ द स्टेट भी हैं एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी हैं। हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है। हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है कैसे होता है, इनडायरेक्टली होता है, इनडायरेक्टली बाय द पीआर सिस्टम, प्रोपोर्शनेट रेट सिस्टम होता है। वोटिंग होती है मेंबर्स के बीच में ही, राज्यसभा के, एंड देन पीएम को इनको लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स वोट करते हैं, एंड बाकी भी मेंबर्स होते हैं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन जब पढ़ेंगे तो बताऊंगा। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यूएसए में डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, जनता डायरेक्टली वोट करती है प्रेसिडेंट कैंडिडेट को, एंड ही इज़ इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज
फॉर फिक्स टर्म, 4 साल के लिए चुने जाते हैं। यूएसए के प्रेसिडेंट हर 4 साल में बदलते हैं। एंड कैनॉट बी रिमूव्ड इन फैक्ट एक्सेप्ट बाय इम्पीचमेंट फॉर ए ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। मान लीजिए उन्होंने बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके कोई ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर दिया, तभी इम्पीचमेंट होगा। वो भी एक प्रोसेस है, वहाँ पे कांग्रेस इम्पीच करती है। जैसे कि हमारा पार्लियामेंट है, यूएसए में पार्लियामेंट को बेसिकली पार्लियामेंट तो है ही नहीं वहाँ पे जो ऑर्गन्स हैं उसको कांग्रेस कहा जाता है। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट, उनके यहाँ कांग्रेस है। कांग्रेस में भी हाउस ऑफ कॉमन्स एंड सीनेट है। तो ये सारी बातें हैं वहाँ पे, वो डिफरेंट मैटर है। एनीवे मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पे इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है, बट ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट में, मतलब यहाँ पे हटाना इनको बहुत मुश्किल है। प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल होते हैं और उनको हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है एक कैबिनेट होता है इनका भी, जो कि एक किचन कैबिनेट की तरह भी कह सकते हो आप इसको। इसमें ये जो बॉडी होती है कैबिनेट, ये भी मतलब सेक्रेटरीज रहते हैं इसमें जनता के द्वारा चुने हुए लोग नहीं होते हैं, नॉन इलेक्टेड होते हैं ये लोग। हमारे केस में जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से कैबिनेट बनता है ना, तो यहाँ पे कैबिनेट होता तो ज़रूर है, लेकिन हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होता है या फिर उसमें से फिर कैबिनेट निकालो, तो कैबिनेट में एमपीज़ होते हैं जो मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली जनता के द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन इनका जो कैबिनेट होता है या फिर छोटा, बिल्कुल किचन कैबिनेट कहते हैं, बिल्कुल छोटा कैबिनेट होता है, वो एक ओनली एडवाइजरी बॉडी होती है और वहाँ पे प्रेसिडेंट ही इलेक्ट करते हैं नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज़ को। ये कोई जनता के द्वारा चुने गए लोग नहीं हैं, ये नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज़ हैं। हमारे यहाँ भी सेक्रेटरीज़ काम करते हैं, लेकिन इनके यहाँ जो सेक्रेटरीज होते हैं कैबिनेट में काम करते हैं। हमारे यहाँ कैबिनेट में जो लोग हैं वो मेन लोग मिनिस्टर्स ही हैं, लेकिन कैबिनेट में हमारे जो सेक्रेटरीज़ हैं वो बस फंक्शनिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए होते हैं, लेकिन इनके यहाँ डिसीजन मेकिंग होते हैं ये लोग। लेकिन ये जो एडवाइस करते हैं वो बाइंडिंग नहीं होता है, जब चाहे प्रेसिडेंट अमेरिका के इनको हटा भी सकते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट एंड हिज सेक्रेटरीज, जो इन्होंने खुद चुना हुआ है, दोनों मिला के रिस्पॉन्सिबल नहीं है टू द कांग्रेस। जैसे हमारे क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है किसके, लेजिस्लेचर के, लेकिन यहाँ पे ये लोग कांग्रेस के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नीदर दे पोसेस मेंबरशिप इन द कांग्रेस नॉर अटेंड इट्स सेशन, ये सेशन भी ऐसे अटेंड नहीं करते ना मेंबरशिप है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर भी मेंबर होता है लेजिस्लेचर का, पार्लियामेंट का, एंड वो अटेंड भी करते हैं सेशन को ठीक है, लेकिन ये लोग नहीं करते, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट काम करते हैं। प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कि वहाँ पे लोअर हाउस होता है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या है, प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकते हैं हाउस ऑफ जो लोकसभा है, हाउस ऑफ पीपल्स जिसको हम कहते हैं, उसको डिसॉल्व कर सकते हैं हमारे केस में प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जो यूएसए में है वहाँ पे के प्रेसिडेंट जो लोअर हाउस है, जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते, इनके पास ये पावर नहीं है बिकॉज ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर्स। देखिए मैंने शुरू में ही बोला था, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में एग्जीक्यूटिव अलग काम करता है और लेजिस्लेचर अलग काम करता है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट और उनके सेक्रेटरी जो उनके द्वारा चुने जाते हैं यूएसए में, वो एग्जीक्यूटिव हैं, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट मिलाकर लेजिस्लेचर होता है। ये दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, इसलिए प्रेसिडेंट डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को। हमारे क्या है, दोनों इंटरडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इंटरडिपेंडेंट। यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट देखते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसके मेरिट्स के बारे में जानना ज़रूरी है या नहीं, बहुत ज़रूरी है। पहला जो मेरिट है, यहाँ पे हार्मोनी देखी जाती है बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, दोनों इंटरडिपेंडेंट काम करते हैं, एक दूसरे से डिपेंडेंट है। इस वजह से क्या होता है, लेस डिस्प्यूट होता है, कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं, बिकॉज दोनों आपस में मिल के काम करते हैं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है बिकॉज मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। डेफिनेटली अगर चाहे अगर लोकसभा तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके इनको इस सरकार को भी गिरा सकती है, तो इसलिए इनको रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है पार्लियामेंट के फॉर ऑल देयर एक्ट्स एंड ओमिशन एंड कमीशन। क्वेश्चन आवर एक टूल है जिससे कि
जो लेजिस्लेचर, जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेचर के, वो सरकार से, एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछते हैं, डिस्कशन करते हैं, एडजॉर्नमेंट मोशन लाते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं। सब मोशन को फर्दर हम लोग आगे जैसे बढ़ते जाएंगे, कार्रवाई जब पढ़ेंगे पार्लियामेंट की तब हम इसको क्लियर करेंगे। देन प्रिवेंट डिस्पोटिज्म का मतलब ये है कि एक बंदे के हाथ में पावर नहीं है। यहाँ पे जो पावर है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में वेस्टेड है इन द ग्रुप ऑफ पीपल, इन द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये जो डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज है इसको चेक करता है। और यूएसए के केस में क्या होता है, वहाँ पे सारी जो पावर्स हैं वो लगभग पावर्स वो प्रेसिडेंट के हाथ में निहित हैं, उनके हाथ में है। तो वहाँ पे क्या है, पर्सनालिटी कल्ट हो सकता है, डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज आ सकती है जो कि आती भी है। प्रेसिडेंट जो चाहे वो करता है यूएसए में, एंड होता ही है। जैसे अभी वाल बनाने की बात चल रही थी मैक्सिको के साथ, तो वो सब केस अगर आपने पढ़ा हो तो आपको आइडिया होगा। तो यहाँ पे वो बात नहीं है, यहाँ पे जो पावर है ना वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में है। एक बंदा खाली ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऑल पावरफुल है। प्राइम मिनिस्टर हेड किसके हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, एंड वो क्या है कि उनके एडवाइस पे ही काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करते हैं। इसलिए क्या है, डिक्टेटोरियल नहीं हो सकते प्राइम मिनिस्टर। देन रेडी और अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, जब भी सरकार गिरती है, रूलिंग पार्टी मेजोरिटी जब लॉस करती है अपना, तो वैसे केस में क्या होता है, द हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं, प्रेसिडेंट हमारे केस में, वो इनवाइट करते हैं अपोजिशन पार्टी को कि भाई ठीक है अभी रूलिंग पार्टी की सरकार गिर गई है, तो आप अगर सरकार बना सकते हो तो आप आओ, प्रूफ करो एंड मेजोरिटी दिखाओ, सरकार बनाओ। इसलिए कहा जाता है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है हमारे यहाँ वो अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो लीडर ऑफ अपोजिशन बहुत इम्पोर्टेंट फेस होता है, चेहरा होता है, पर्सनालिटी होता है हमेशा। जैसे कि जब बीजेपी गवर्नमेंट रहती है रूलिंग में, तो कांग्रेस का एक चेहरा रहता है जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह रोल प्ले कर रहे थे बीच में, एंड ऐसे ही चलता रहता है। जब कांग्रेस सरकार में रहती है तो लीडर ऑफ अपोजिशन कोई और रहता है, वो बेसिकली सरकार को काउंटर करने के लिए अपना एजेंडा तैयार रखते हैं सब। वाइड रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है। वहाँ पे मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल बिकॉज वो चुने हुए लोग हैं। इसके वजह से क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर वाइल सेलेक्टिंग हिज मिनिस्टर्स कैन टेक द फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन। चूँकि हमारा कंट्री जो है वो डाइवर्सिफाइड है, तो वाइड रिप्रेजेंटेशन भी होना ज़रूरी है। हर तरीके के लोगों का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे, चाहे मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन हो, धर्म वाइज, लैंग्वेज वाइज रिप्रेजेंटेशन हो, कास्ट वाइज रिप्रेजेंटेशन हो, ये सारी बातें दिमाग में रखता है प्राइम मिनिस्टर। हमारे जो आप कैबिनेट देखोगे ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखोगे, मिनिस्ट्री देखोगे उठा के, उसमें हर ऐसे मतलब लोगों की खासियत होगी जो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुड़ा है, किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई मुस्लिम है, वो मुस्लिम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई लोअर कास्ट का है तो वो SC ST को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई ट्राइबल एरिया से है, वो ट्राइबल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वाइड रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि भाई सबको एक तरीके के लोगों को उठा के बना दिया, ऐसा नहीं। वाइड रिप्रेजेंटेशन हमेशा ध्यान में रखा जाता है, बिकॉज अगेन सरकार जब काम करके फिर जब उसका चेक होता है, जो इलेक्शन दोबारा होता है, तो उसमें हर तरीके के लोग वोटिंग करते हैं। तो वहाँ पे उन सबको सेटिस्फाई करने के लिए उनका रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है कि नहीं, बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये एक मेरिट है यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम का कि वाइड रिप्रेजेंटेशन होता है। अब बात करेंगे डिमेरिट्स भी हैं कुछ। डिस्पाइट हैविंग लॉट ऑफ मेरिट्स, देयर आर सम डिमेरिट्स ऑल्सो ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। कोई भी 100% अच्छा कुछ भी नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उसको देख लेते हैं। तो डिमेरिट की बात करें तो अनस्टेबल गवर्नमेंट कह के डिमेरिट निकाला जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। होता क्या है कि कोई भी गारंटी नहीं होती है कि गवर्नमेंट पूरा टेन्योर सर्वाइव करेगा। जबकि यूएसए में क्या है, एक बार जब सरकार बन गई तो गिरती नहीं है जनरली, अनटिल अनलेस कि प्रेसिडेंट कोई बड़ा ब्लंडर ना कर दे, तभी इम्पीचमेंट होता है, एंड वो भी बहुत रेयर है।
हमारे यहाँ क्या है कि कई बार सरकार गिर जाती है, जैसे लॉस ऑफ मेजोरिटी, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये सब लाके तो देर इज़ नो गारंटी दैट गवर्नमेंट कैन सर्वाइव इट्स टेन्योर। कई बार हुआ है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, उन्होंने अपनी मेजोरिटी सस्टेन नहीं कर पाए, गिर ही गई सरकार। एंड तो इसलिए कहा जाता है कि ये लोग मर्सी पे रहते हैं ऑफ द मेजोरिटी लेजिस्लेटर चाहे तो गिरा सकते हैं सरकार। नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, पॉलिटिकल डिफेक्शन हो जाता है। पॉलिटिकल डिफेक्शन क्या है? कई बार जो पार्टी जो सरकार में रहती है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनती है, सरकार बनाती है, वहाँ के जो मेंबर्स हैं वो भी डिफेक्ट कर जाते हैं, मतलब वो छोड़ देते हैं पार्टी को। उससे क्या होता है कि नंबर कम हो जाता है, नंबर कम हो जाता है, सरकार गिर जाती है। एविल ऑफ मल्टी पार्टी कोलिशन भी प्रॉब्लम है। इसके एग्जांपल देखें तो मोरारजी देसाई की सरकार 1977 में आई थी, 1980 में ही गिर गई थी। इसका कारण यही था कि मेजोरिटी वो मेंटेन नहीं कर पाए। चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल, ये सब एग्जाम्पल है अनस्टेबल गवर्नमेंट का। नेक्स्ट है नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़। तो पॉलिसीज़ देखिए होता क्या है कि जब एक सरकार रहती है तो कुछ अलग पॉलिसी पे काम करते रहती है, और दूसरी सरकार आते हैं उन सारी पॉलिसीज़ को रिवर्स कर देती है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे कहें तो जनता गवर्नमेंट थी 1977 में, वो जब आई सरकार तो उन्होंने, जो इंदिरा गांधी ने जो भी 42वां अनुसंशोधन वगैरह ला के इमरजेंसी वगैरह के दौरान के बाद उसी समय के पीरियड में उन्होंने बहुत चेंजेस किए थे, उन सबको रिवर्स कर दिया था मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने। 44वां संशोधन, 43वां संशोधन, ये सब उन सब चीज़ों को रिवर्स करने में किया गया था। एंड सेम यही हुआ जब कांग्रेस दोबारा 1980 में आई वापस सत्ता में, तो उन्होंने जो मोरारजी देसाई की जो पॉलिसीज़ थी उनको सबको रिवर्स कर दिया। इनफैक्ट प्लानिंग कमीशन की भी पॉलिसीज सारी बदल गई थी। एंड यही होता है, तो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी नहीं होती है। जैसे यूपीए रहेगी तो उसका अलग एजेंडा पॉलिसी रहती है, एनडीए आएगी तो सबको चेंज कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम रहता है कि कंटिन्यूटी नहीं रहती है पॉलिसीज़ में, और इस वजह से क्या होता है कि जो ग्रोथ मिलना चाहिए, जो एक पर्टिकुलर पॉलिसी जो फॉलो होनी चाहिए थी, वो पॉलिसी मैच्योर टर्म में ही ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे डिक्टेटरशिप भी देखा जाता है कैबिनेट का, लेकिन हर केस में नहीं। एक पर्टिकुलर केस है, उस केस में देखा जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट का मतलब ये होता है कि जब भी कभी एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब कि किसी पार्टी का ज़्यादा सीट होता है, मतलब बाकी पार्टियाँ उसके आसपास है ही नहीं। मान लो 500 सीटें हैं, सपोज 545 में से मान लो कोई पार्टी 400 के आसपास सीटें हैं या फिर 300 प्लस है, वैसी पार्टी एब्सोल्यूट मेजोरिटी मेंटेन करती है, मतलब उसकी सरकार गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि ये लगभग 400 300 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, सरकार गिरता नहीं है, ठीक है। ऐसे केस में क्या होता है, कैबिनेट बहुत ही ऑटोक्रेटिक हो जाता है, बहुत सारे ऐसे काम करने लगता है जो कि काफ़ी ऑटोक्रेटिक होती है, डेमोक्रेटिक नहीं होती है, बिकॉज इसके डर ही नहीं रहता है कि मेरी सरकार भी गिर सकती है। ऐसा देखा गया था इन द एरा ऑफ इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी की जब सरकार थी, तो ये देखा गया था। वो डिक्टेटरशिप टाइप के तरीके से इनका कैबिनेट काम करने लगा था, बिकॉज ये गिरने के इनके चांस ही नहीं थे, इनकी खुद की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि ये इसके अगेंस्ट में कुछ होना ही नहीं था, ठीक है। तो ये एक मैं मानता हूँ, एंड इनफैक्ट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि डिमेरिट है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। कहीं ना कहीं जो एक और डिमेरिट निकल के आता है वो है अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर्स। देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने सोचा था कि सेपरेशन ऑफ पावर्स पे काम करेगी, जैसे कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अलग रहे, लेकिन अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो दे आर ऑल टुगेदर एंड इनसेपरेबल, एक दूसरे से अलग नहीं है। तो ये दिस इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर फॉर द गवर्नेंस। कैबिनेट इज अ हाइफन दैट जॉइंस द बकल दैट बाइंड्स द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। कैबिनेट एक बकल की तरह काम करता है, एक ब्रैकेट की तरह काम करता है, हाइफन की तरह काम करता है, जो कि ज्वाइन करता है। ऐसे अगर आप करोगे एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर को, तो बीच में काम करता है कैबिनेट, और ये सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है गवर्नेंस का। एंड गवर्नमेंट बाई एमेच्योर्स, होता क्या है कि जो मिनिस्टर्स हैं हमारे, वो एक्सपर्ट्स नहीं होते, दे आर नॉट एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड्स। जैसे कई बार जो रोड मिनिस्टर है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उसको रोड से रिलेटेड जानकारी बिल्कुल नहीं होती, बट रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बन जाता है। कोई मान लो साइंस एंड टेक का है, साइंस मिनिस्टर है, साइंस एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर है, वो भी एक्सपर्ट नहीं है, क्या वो साइंटिस्ट है? नहीं, तो एक्सपर्ट्स नहीं है।
क्वालिफिकेशन उस तरीके की नहीं है, एक फील्ड के एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं। एंड नॉट एक्सटेंड टू द एक्सटर्नल टैलेंट, जो हमारी मिनिस्ट्री है वो एक्सटर्नल टैलेंट के लिए एक्सटेंडेड नहीं है। मतलब जो बाहरी लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो मिनिस्टर नहीं बन सकते। मिनिस्टर वही बनते हैं जो जनता के द्वारा चुन के आते हैं। एंड कहीं ना कहीं मिनिस्टर्स का जो ज़्यादातर टाइम निकलता है वो उनके पार्लियामेंट्री वर्क में निकल जाता है, कैबिनेट मीटिंग, पार्टी एक्टिविटीज़ में ही निकल जाता है। ये बहुत कम अपना फोकस देते हैं एक्सपर्टीज़ लाने में, किसी भी फील्ड में अगर वो काम कर रहे हैं। जो भी मिनिस्टर जिस फील्ड में हो, मान लो कोई ऑयल एंड नेचुरल गैस, ऑयल एंड पेट्रोलियम मिनिस्टर है, उसको जानकारी नहीं है, यहाँ पे एक्सपर्ट नहीं है, तो वो एक्सपर्टीज़ लाते भी नहीं है, क्योंकि उनका ज़्यादातर टाइम पार्लियामेंट्री वर्क, कैबिनेट मीटिंग्स एंड पार्टी एक्टिविटीज़ में निकल जाती है। ये एक अलग बात है कि इनको हेल्प मिल जाता है। हेल्प कहाँ से मिलता है? हेल्प मिलता है बड़े जो आईएएस हैं, आईएएस जो अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के पार्ट है, वो इनको हेल्प करते हैं, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट्स एंड दे एडवाइजेस देम कि भाई आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, एंड उन्हीं के एडवाइसेस को ये फॉलो करते हैं। और देखिए एक तरीके से सही भी है। देखिए जनता का प्रॉब्लम को समझना मिनिस्टर्स का काम है, नेता का काम है, लीडर का काम है, ठीक है। और वो प्रॉब्लम लेके आएगा ब्यूरोक्रेसी के पास, बोलेगा कि भाई ये प्रॉब्लम है, आप सॉल्यूशन निकाल लो। तो ब्यूरोक्रेसी सॉल्यूशन निकाल के देगी, फिर उसको थोड़ा सा ये इवेलुएट करेगा कि क्या सही में प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, फिर इसको इम्प्लीमेंट कराएगा। ब्यूरोक्रेसी जनता के पास तो जाएगी नहीं कि भाई आप प्रॉब्लम बताओ, ऐसे हर ब्यूरोक्रेट तो नहीं जाएगा, मिनिस्टर ही जाते हैं, ऐसे काम चलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के फीचर्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर करेंगे और इन दोनों की खामियां, इन दोनों के मेरिट्स वगैरह को देखेंगे। तो देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो फीचर है, पार्लियामेंट्री सिस्टम और फीचर जो है वो डुअल एग्जीक्यूटिव है। वहाँ का इम्पोर्टेंट फीचर है डुअल एग्जीक्यूटिव। मतलब ये होता है, डुअल एग्जीक्यूटिव का मतलब ये है कि ये लोग मेंबरशिप इनका डुअल होता है। ये लेजिस्लेचर के भी मेंबर होते हैं और एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर होते हैं। तो डुअल एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे सिंगल एग्जीक्यूटिव रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मेजोरिटी पार्टी रूल रहता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जबकि प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर इलेक्टेड सेपरेटली। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का अलग इलेक्शन होता है एंड लेजिस्लेचर्स के लिए अलग इलेक्शन होता है, साथ में कुछ नहीं होता है। यहाँ पे मेजोरिटी पार्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दो कैंडिडेट, मेजर कैंडिडेट खड़े होते हैं यूएसए में, एक रिपब्लिकन पार्टी से होता है और दूसरा डेमोक्रेटिक पार्टी से, ठीक है। और रिपब्लिकन पार्टी से है कौन अभी? डोनाल्ड ट्रंप। डेमोक्रेटिक से, ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप जीत गए थे रिपब्लिकन, हालांकि बहुत मार्जिन कम था। तो ऐसे चलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम में। होता क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहता है इसके लेजिस्लेचर के। कभी भी इनको डर रहता है, कभी भी गिर सकता है इनका सरकार, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ पे नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेसिडेंट किसी के रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ना वो मेंबर है कांग्रेस का, ना वो उनकी मीटिंग्स को अटेंड, सेशंस को अटेंड करता है, कुछ नहीं। ये होता है प्रेसिडेंट प्लस एक अपना कैबिनेट, जिसको किचन कैबिनेट भी कहते हैं, वो बनाता है। साथ में इसमें कुछ सेक्रेटरीज को अपॉइंट करता है, जिसको एडवाइस देते हैं। ऐसे काम चलता है, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल होमोजिनिटी होती है यहाँ पे। सभी जो है एक ही पार्टी के होते हैं, मिनिस्टर्स वगैरह। यहाँ पे पॉलिटिकल होमोजिनिटी में नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ पे होता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है डबल मेंबरशिप होता है यहाँ पे, जैसा मैंने बताया डबल मेंबरशिप होता है यहाँ पे। सॉरी, डुअल एग्जीक्यूटिव को जो मैंने एक्सप्लेन किया थोड़ा गलत हो गया था यहाँ पे। डुअल एग्जीक्यूटिव का मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ये भी एग्जीक्यूटिव पे काम करते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड होता है। तो ये डुअल एग्जीक्यूटिव का मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव है, और ये जो प्रेसिडेंट है वो होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इनके नाम पे सब कुछ साइन होता है, और इसमें सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है। यही दोनों होते हैं। प्रेसिडेंट जो है यूएसए के, वो दोनों हैं, वो नॉमिनल एज वेल एज रियल एग्जीक्यूटिव दोनों होते हैं। डबल मेंबरशिप का मतलब ये है कि जो मेंबर्स होते हैं, मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूँ, मिनिस्टर्स वैसे लोग ही बनते हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तब भी हो सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उनको मेंबरशिप ले लेना होता है। तो
ये है डबल मेंबरशिप। यहाँ पे सिंगल मेंबरशिप, जो यहाँ के मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, जो बेसिकली सेक्रेटरीज होते हैं, वो मेंबर नहीं होते हैं कांग्रेस के मेंबर नहीं होते, तो सिंगल मेंबरशिप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा चेहरा हो जाता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में कि इसको कई बार प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस भी बोलते हैं। ये लीडरशिप पे काम करता है प्राइम मिनिस्टर के। यहाँ पे डोमिनेशन प्रेसिडेंट का रहता है। देन डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है पार्लियामेंट का। जब भी एग्जीक्यूटिव चाहती है तो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करती है कि भाई डिसोल्यूशन कर देना चाहिए लोअर हाउस को, री इलेक्शन होना चाहिए। यहाँ पे डिसोल्यूशन नहीं होता है, फिक्स टर्म होता है लोअर हाउस का। देन फ्यूजन ऑफ पावर होता है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर साथ मिलके काम करते हैं। इस केस में एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर साथ मिलके काम करते हैं, तो फ्यूजन होता है पावर का। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर होता है। ये दोनों अलग अलग काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर दोनों अलग अलग काम करते हैं, कोई एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं है। मेरिट्स और डिमेरिट्स पे चर्चा करते हैं। तो मेरिट्स की बात करें तो हारमोनी होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में, हारमोनी होती है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में। और डिमेरिट पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म का ये है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। मेरिट होता है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ फ्यूचर गवर्नेंस में बहुत रिस्पॉन्सिबल सरकार होती है। लेजिस्लेचर को जवाबदेही होती है एग्जीक्यूटिव की, वरना नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्वेश्चन और बहुत सारे टूल्स हैं। नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। मेरिट्स होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में डिपोटिज्म नहीं होता है, बिकॉज पावर जो है वो कलेक्टिव पावर है, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर है। जबकि प्रेसिडेंट अमेरिका के बहुत पावरफुल होते हैं, इसलिए ऑटोक्रेसी हो सकती है, वो जो चाहे वो करते हैं। जो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन है वो वाइड है, बहुत सारे लोग रिप्रेजेंटेटिव, बहुत डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लीडर्स यहाँ पे जब भी पीएम चुनते हैं मिनिस्टर्स को, तो इस बात को ध्यान में रखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, एंड दैट शुड बी द वाइड रिप्रेजेंटेशन। जबकि ऐसा कोई कंसिडरेशन यूएसए के केस में नहीं है, यहाँ पे नैरो रिप्रेजेंटेशन होता है। अब उल्टा कर देते हैं, डिमेरिट्स देखते हैं पार्लियामेंट का और प्रेसिडेंशियल फॉर्म का मेरिट देखते हैं। तो अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है पार्लियामेंट की, और यहाँ पे जो यूएसए में है जो कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस फॉलो करते हैं, वो स्टेबल गवर्नमेंट होती है वहाँ पे। डिमेरिट में ये आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर में कि यहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी नहीं होती, सरकार बदल जाती है, पॉलिसी बदल जाती है। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में डेफिनेट पॉलिसी होती है जो कि फॉलो की जाती है। अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म है वो सेपरेशन ऑफ पावर पे काम करता है। गवर्नमेंट बाय मैच्योर, मतलब जो एक्सपर्ट नहीं होते हैं, यहाँ पे मिनिस्टर्स एक्सपर्ट नहीं है अपने फील्ड में, लेकिन जो यूएसए में एक्सपर्ट्स होते हैं, जो सेक्रेटरीज हैं वो सब एक्सपर्ट्स ही होते हैं। कोई डिफेंस का एक्सपर्ट है, कोई साइंस का एक्सपर्ट है, जिसको प्रेसिडेंट चुनते हैं अपने किचन कैबिनेट में। तो ये सारी बातें हैं, मेरिट है इसका। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या रीज़न है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया हमने, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। ऑप्शन प्रेसिडेंशियल फॉर्म का भी था और उसको कई सारे लोगों ने रिकमेंड भी किया था, बातें उठ रही थी, लेकिन हमने अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री सिस्टम को। क्या कारण थे? पहला कारण ये था कि फैमिलियर थे हम लोग विद द सिस्टम। उस समय के जो लोग थे उन्होंने ऑलरेडी, क्योंकि ब्रिटिश रूल जो था इंडिया में वो चल रहा था, एंड हमने देखा था, हमारे लोगों ने देखा था, जो असेंबली ने देखा था, ऑलरेडी इन ऑपरेशन था ब्रिटेन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, तो फैमिलियर थे। दूसरा, प्रीफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने बेसिकली अगर बात करें, डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव दो बातों को सेटिस्फाई करना चाहिए, दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। एक तो ये स्टेबल होना चाहिए, दूसरा ये रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। लेकिन इसमें भी प्रीफरेंस चुनना होता है, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं मिलती हैं। अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म में देखोगे तो वहाँ पे प्रीफरेंस रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, स्टेबिलिटी कम होती है बिकॉज सरकार गिर जाती है कई बार। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म की बात करो तो वहाँ पे स्टेबिलिटी तो होती है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, बिकॉज एक ही व्यक्ति के हाथ में बहुत सारे पावर्स आ जाते हैं। तो हमने प्रीफर किया पार्लियामेंट्री, क्योंकि हमें चाहिए था मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमें नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव
एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट, हमें इस लफड़े में नहीं पड़ना था कि भाई लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे। तो हमने बेसिकली हमने इसलिए चुना क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेसी थी उस समय जस्ट बनी थी, इनफैंट डेमोक्रेसी थी, और उस समय अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि हम उस समय हमारा जो फोकस था वो मेनी फोल्ड डेवलपमेंट में था। हम ये नहीं चाहते थे कॉन्फ्लिक्ट में पड़े रहें, तो ये कारण था। नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी अगेन हेट्रोजीनस स्टेट है हमारा, काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्लूरल सोसाइटी है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए अगर एक ही व्यक्ति के हाथ में सब पावर दे दे तो ठीक नहीं होगा। एंड रिप्रेजेंटेशन हमें बहुत सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उनके इंटरेस्ट, उनके बाकी सारे रीजन को भी कवर करना था, इसलिए हमने इसको चुना नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी की वजह से। देन पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम आजकल डिबेट है कि कई लोगों का मानना है 1970 से ये डिबेट चल रहा है कि अब पार्लियामेंट्री सिस्टम को हटा के प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए, बिकॉज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में डिसीजन बड़े जल्दी आते हैं, बिकॉज एक व्यक्ति के हाथ में होता है। तो एनीवे बट स्वर्ण सिंह कमेटी बिठाई थी इंदिरा गांधी सरकार ने कि भाई आप बताओ कि क्या करना चाहिए इस मैटर पे, क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम को बदल देना चाहिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म से। तो उन्होंने बोला नहीं, ये सही काम कर रहा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे कंट्री में सही काम कर रहा है, एंड क्या ज़रूरत है इसको रिप्लेस करने का, बहुत सही काम कर रहा है। अब बात करते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश मॉडल, बिकॉज हम कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ब्रिटिश मॉडल है हमारा बिल्कुल, तो हम बिल्कुल रेप्लिका हमने नहीं लिया है, हालांकि हमने मॉडल तो उठाया वहाँ से, लेकिन बिल्कुल सेम ही नहीं उठा लिया, कुछ डिफरेंस है हमारे यहाँ। डिफरेंस पहला ये है कि एक तो हम रेप्लिका नहीं है, उसकी कार्बन कॉपी नहीं है हम लोग। दूसरा ये कि हमारा रिपब्लिकन सिस्टम है और वहाँ पे मोनार्कियल सिस्टम है। रिपब्लिकन सिस्टम से ये मतलब है इंडिया में कि हमारा जो हेड होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है, भले इनडायरेक्टली चुना जाए, जैसे कि प्रेसिडेंट हमारे नॉमिनल हेड है और वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं इनडायरेक्टली। ब्रिटेन में क्या है, मोनार्कियल सिस्टम चलता है, वहाँ पे वंश के हिसाब से मोनार्की चलती है, एंड वो लोग ही बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो जनता नहीं, कोई पार्टिसिपेशन नहीं है जनता का, यहाँ पे जो नॉमिनल हेड है वो क्वीन रहती है। देन ब्रिटिश की बात करें पार्लियामेंट्री सिस्टम की, तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो काफ़ी सोवरेन है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, अपने डिसीजन खुद लेता है, जबकि हमारा पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है, सुप्रीम नहीं है, क्योंकि हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कराना हमारा काम है, तो जुडिशरी इंटरफेयर करती है। वहाँ पे क्या है कि जो चाहे पार्लियामेंट वो करती है वहाँ पे, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम पावर है पार्लियामेंट के, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन नहीं है, जिसकी वजह से जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर पाती है। हमारा रिटन है तो जुडिशरी पढ़ लेती है उसको, कॉन्स्टिट्यूशन को, और उसके हिसाब से हो रही है कि नहीं बातें उसको मिलाती है, देखती है, और नहीं होती हैं तो फिर रिक्वेस्ट कर देती है लॉ वगैरह को। फेडरल सिस्टम हमारा है, जुडिशियल रिव्यू है हमारे पास, फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये सारे कारण हैं जो हमारे पार्लियामेंट को सुप्रीम नहीं बनाते हैं, सोवरेनिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। ब्रिटेन के जो पीएम है वो शुड बी द मेंबर ऑफ लोअर हाउस ओनली, हाउस ऑफ कॉमन्स, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो पीएम है किसी भी हाउस के हो सकते हैं, वो चाहे राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के हो, तो ये भी एक खासियत है। रिप्रेजेंटेशन बेसिकली है, कहीं से भी बन सकते हैं पीएम। देन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एलोन मिनिस्टर इन ब्रिटेन, तो हमारे उनके यहाँ जो है ब्रिटेन में वही लोग मिनिस्टर बनते हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं है, कोई भी मेंबर बन सकता है, बट प्रोवाइडेड कि उसको 6 मंथ में मेंबरशिप ले लेनी होती है पार्लियामेंट की। ब्रिटेन में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिनिस्टर की, इस बात को समझो। वहाँ इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो लॉ बनता है उसको काउंटर साइन करना पड़ता है मिनिस्टर्स को भी, एंड मोनार्क का तो साइन होता ही है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो हो गया, हमारे यहाँ मिनिस्टर उसको काउंटर साइन कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लॉ बनाते हैं लोग, लेकिन वो अल्टीमेटली प्रेसिडेंट के हाथों साइन होता है, तो और कोई साइन नहीं करता उसको। नेक्स्ट है शैडो कैबिनेट होता है ब्रिटेन में, ब्रिटिश कैबिनेट को शैडो कैबिनेट भी वहाँ पे क्रिएट कर दिया जाता है ब्रिटिश कैबिनेट में। वो शैडो कैबिनेट क्या है कि जो अपोजिशन होता है वो एक शैडो कैबिनेट की तरह काम करता है, और जैसे कि मान लीजिए किसी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के लिए वो अपोजिशन वाले एक बंदे को बिठा के रखते हैं, इसको काउंटर करना है, तो शैडो कैबिनेट बन जाता है। पीएम को काउंटर करने के लिए अपोजिशन का लीडर रहता है हमेशा।
और जितने भी मिनिस्टर हैं उनको काउंटर करने के लिए अपोजिशन वाले खड़े रहते हैं, तो शैडो कैबिनेट टाइप बन जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, हम ऐसा फॉलो नहीं करते। ये सारी बातें थी, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। एंड अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। पीडीएफ इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू रिवाइज। पूरा बुक नहीं पढ़ने दूंगा मैं आपको, बिकॉज इसीलिए मैं क्लासेस तैयार कर रहा हूँ कि आपको बार बार बुक पढ़ना भी आसान नहीं है। अगर आप ऐसे बुक उठा के पढ़ोगे 10 दिन से कम टाइम नहीं लगेगा। मैं चाहता हूँ कि एक दिन में आप रिवाइज कर लो नोट्स के साथ। तो ये मोडस ऑपरेंडी है, ये हेल्पिंग नेचर है मेरा। मैं चाहता हूँ कि हेल्प करूँ जितने भी लोगों का, भले आपसे प्यार मिले ना मिले, लेकिन मिलता है। इकोनॉमी का जो सीरीज़ है उसमें ज़बरदस्त प्यार दिया आपने, ठीक है। और काफ़ी अच्छे कमेंट करते हो, बहुत मज़ा आता है पढ़ के। कुछ लोग सजेशंस भी देते हैं, बहुत अच्छा है, मैं फॉलो करता हूँ उनको। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।